अभिनंदन आप सभी का दी लल्लन पब की प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम गजेंद्र सिंह है। आज सिनेमा में हम बात करेंगे फिल्म शेरनी की टीम के साथ। अ, फिल्म शेरनी 18 जून को अमेजॉन प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई है। लोगों ने देखा है, बहुत पसंद किया है। फिल्म की स्क्रीन पे आप जिन लोगों को देखते हैं उनके इतर कैमरे के पीछे बहुत से ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने इस फिल्म को क्रिएट किया है। आज हम उन्हीं से बात करेंगे। बहुत रेयरली ऐसे होता है कि हम सिनेमाटोग्राफर से बात करें, एडिटर से बात करें। खास तौर पे आमतौर पे एडिटर्स जो फिल्मों के होते हैं उन पे फिल्म क्रिटिक्स और रिव्यूअर्स भी लिखने से कतराते हैं, क्योंकि उनको आइडिया भी नहीं होता उनका काम एग्जैक्टली क्या है। तो ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। हमारे साथ उनके डायरेक्टर अमित मसूरकर हैं। न्यूटन बनाई थी उन्होंने इससे पहले, उसके लिए याद किए जाते हैं। हमारे साथ फिल्म को लिखने वाली, स्टोरी स्क्रीन पे लिखने वाली आस्था टिकू जी हैं। आस्था जी की ये पहली रिलीज है। हम जानना चाहेंगे कि उनका बैकग्राउंड क्या है और सिनेमा को लेके उनका रुझान क्यों रहा। हमारे साथ दीपिका कालरा जी हैं। दीपिका जी ने उड़ान और लुटेरा जैसी फिल्म हैं उनको एडिट किया है। और राकेश हरिदास जी हमारे साथ हैं। राकेश जी की एक डॉक्यूमेंट्री मुझे बहुत पसंद है, निष्ठा जैन के साथ उन्होंने बनाई थी, गुलाब गैंग। गुलाबी गैंग। गुलाबी गैंग फिल्म भी आई थी उसी समय, उसका नाम गुलाब गैंग था। वो नाम वो होता रहता है। तो आप चारों का बहुत स्वागत है। अ, सबसे पहले फिल्म के ओपनिंग सीन पे मैं बात करना चाहूंगा। मतलब जैसे मैंने फिल्म देखना स्टार्ट किया और वो ओपनिंग सीन आता है कि जंगल के ऊपर से हम एक आदमी के ऊपर एक इमेज सी होती है, धुंधली सी, वो स्टार्ट होती है। और वो इमेज फिर क्लियर होती है और एक आदमी होता है, वन्य जीव अधिकारी सा होता है कुछ, और वो घुटनों पे चल रहा होता है शेर की तरह। तो मैं आपको बताऊं कि वो 46 सेकेंड्स का सीन होता है शायद, जिसमें वो चाल 46 सेकेंड्स की चाल होती है। और उसको देखते समय मेरे दिमाग में बहुत सी रिएक्शंस आ रहे होते हैं। मतलब एक समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ फैंटेसी क्रिएट होने वाली है। एक समय लगता है ये आदमी अभी उड़ जाएगा शेर बन के, क्योंकि उसका स्टांस बहुत सही होता है। जैसे पिछले पैर जैसे वो रख रहा होता है, ऐसा लगता है कि शेर ऐसे ही पिछले पैर रखता है। गुर्रा रहा होता है तो इतनी सीरियसनेस के साथ गुर्रा रहा होता है कि आप कह नहीं सकते कि ये कोई फनी सीन होने वाला है थोड़ी देर के बाद में। तो हालांकि ये बहुत ट्रिवियल लगे, लेकिन ओपनिंग सीन को लेके आपकी ये क्लैरिटी क्यों बनी कि ये सीन हमको रखना है और बाद में उसको फनी में हमको लेके जाना है? ओपनिंग सीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी से आप फिल्म के अंदर प्रवेश करते हो। और ये जो ओपनिंग सीन था ये पहले लिखा गया था आस्था ने, और तभी उसका पावर जो है वो उतना समझ में नहीं आ रहा था मुझे भी। पर जब हमने शूट करना शुरू किया तब एक्चुअली उसका पावर समझ में आ गया कि ये क्यों लिखा गया था। और ये सारी चीजें जो आप कह रहे हो वो सारी चीजें उसमें है। मतलब जो भी आपको लगा होगा उस 46 सेकेंड्स में वो सारी चीजें उसमें है। लाइक हम ये बताना चाहते हैं कि इंसान और जानवर के बीच में क्या कोई अंतर है, वो भी आपको दिखाई दे रहा है। ये भी हो है कि क्या इस आदमी का इमेजिनेशन है, हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो उसमें है। तो हमारा यही था, हमको शुरू करनी थी एक ऐसे शॉट से जो आपको इमीडिएटली ग्रैब करे और जो इस फिल्म के थीम के बारे में बहुत ही सिंपल और पावरफुल वे में कम्युनिकेट करे। इसलिए ये एक और सीन का जिक्र करूंगा, फिर मैं सवालों को थोड़ा सा खोलूंगा। एक सीन आता है जिसमें हसन नूरानी का कैरेक्टर जो 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 ब्रजेंद्र काला के कैरेक्टर से कुछ सिफारिश करता है कि मेरा शो करवा दो गांव में। उस समय लगता है पता नहीं कुछ क्या शो करवा रहा होगा, ये बड़ा ऐसा सरकारी सा आदमी है, काम पे ध्यान है नहीं। लेकिन फिर शो जैसे ही आता है तो हमको लगता है यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, बहुत अच्छी चीज समझा रहा है। उसके जस्ट पहले स्टेज पे एक आदमी शेर बन के पीला और लाल उधारियां बना के और वो खेल कर रहा होता है। और जैसे ही वो सीन आता है मेरा दिमाग भाग के जाता है 89 में उनकी बुद्धदेव दास गुप्ता साहब की फिल्म पे, बाघ बहादुर पे। बाघ बहादुर बहुत रेयर फिल्म थी कि जिसमें एनिमल मतलब उसमें तो यही था कि एक आदमी की आजीविका जो शेर बन के करतब दिखाता है वो लुप्त होने वाली है। जैसे ही 90s में हमने ओपन किया मार्केट को, उसके बाद से ऐसी कलाएं वलाएं सब लुप्त हो गई। और बाघ बहादुर के जैसी तासीर की ही फिल्म शेरनी है। मतलब कोई कमर्शियल स्पेस में जाने की कोई जल्दबाजी नहीं, कोई ऐसा लास्ट में विक्ट्री दिखाने की जल्दबाजी नहीं, जो जैसे है वैसा ही दिखाना। और इवन
लोगों को जितना एक कंफर्ट चाहिए होता है एक फिल्म से, उससे भी कम पे रखना, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि गर्भनाल है वो बुद्धदेव दास गुप्ता साहब की फिल्म से शेरनी की जुड़ी हुई है, एक प्रीक्वल सीक्वल आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये जो मतलब आप देखिए कि जैसे उस फिल्म का मैसेज ये था कि कला लुप्त हो गई, बाघ का करतब दिखाने वाले की, अब स्थिति है कि बाघ लुप्त हो गई। तो पहली बात तो उस फिल्म की क्या कोई मेमोरी आपकी है, और दूसरी जो फिल्म का जो मैं जिस टोन की बात कर रहा हूँ एकदम सिंपल है, प्लेन है, मैनिपुलेटिव नहीं होना है, ये बहुत बड़ा एक नर्वसनेस पैदा करने वाला होता है फिल्म मेकर के लिए। बहुत कम लोग आएंगे और धीरे धीरे आएंगे, अमेजोन पे है तो शायद लोग बारी बारी से देखेंगे, सिनेमा स्क्रीन पे अगर आ रही होती तो फिर तो आदमी बहुत घबरा जाता है यार, बहुत ही लिमिटेड, जो उस समय नेशनल अवार्ड जीतने वाले डायरेक्टर्स बना दिया करते थे और उस स्पेस में वो रहते थे पूरी जिंदगी, लेकिन अब ऐसा बहुत मुश्किल होता। तो फिल्म का ये जो तासीर है वो, और बाघ बहादुर की कोई मेमोरी होती? बाघ बहादुर मैंने देखी नहीं है, अब देखूंगा, मगर ये जो आदमी जो कर रहा है ये काफी कॉमन है ऑल ओवर इंडिया में। आप अगर देखोगे, ये कर्नाटका में इसको वाघा वेश कहते हैं, ये मुहर्रम के टाइम पे भी होता है दक्कन में, ये बंगाल में भी लोग करते हैं, और मध्य प्रदेश में भी कुछ लोग हैं वो इसको दशहरा के टाइम पे इस खेल को करते हैं। तो ये एज अ विजुअल हमेशा, मतलब बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ, तो इसीलिए आई थिंक जब आस्था ने इसको लिखा था तब हमने यही सोच के ही लिखा था कि कुछ कोई स्किट होना चाहिए। अब उस समय मैंने बोला था कि ये विजुअल है, इसको हम डाल सकते हैं, तो उस तरीके से ये लिखा गया था। लेकिन ये जो स्किट जो आपने देखा, ये गांव-गांव में जाके काफी सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग वगैरह ऐसे टाइप के स्किट्स करते हैं लोगों में बात पहुंचाने के लिए। और ये आई थिंक ये टाइगर का एंगल था, वो हमने सिनेमैटिक लिबर्टी के मतलब हमने वो हमारे तरफ से लाया था उसमें। आई थिंक ये जो शेर का जो सिंबल है हमारे को, हम बहुत केयरफुल थे कि हम असली शेर पे इंसानी पर्सनालिटी डालना नहीं चाहते थे। तो एक इंसान जो शेर के वेश में लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ये मेरे को और अमित को और हम सबको बहुत एक पावरफुल इमेज लगी कि हम लोग शेर को असलियत में देख नहीं सकते, लेकिन जो शेर के सिंबल्स हैं उनसे हम इंटरैक्ट ऑलमोस्ट रोज हमारा की जिंदगी में करते हैं, चाहे माचिस की डब्बी हो या यू नो सर दर्द का बाम हो। ये टाइगर हमारी लाइफ में प्रेजेंस में सिंबल की तरह हर जगह रहता है, हमारे सबकॉन्शियस में रहता है। दीपिका जी, राकेश जी, आपने बाघ बहादुर देखी है या कोई मेमोरी बुद्धदेव दास गुप्ता साहब की फिल्म की? या नहीं, सॉरी, आई हैव नॉट सीन इट। बाघ बहादुर फिल्म को लेके एक दो छोटी बातें और बताऊंगा, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा कि एक तो बुद्धदेव दास गुप्ता साहब इस साल इस महीने ही गुजर गए 10 तारीख को, और वैसी बहुत जबरदस्त फिल्में उन्होंने बनाई। दूसरी, उस फिल्म का क्लाइमैक्स ये होता है कि जब उस कलाकार पे संकट आता है तो फिर क्या होता है कि मशीन आ जाती है जो शेर की चीजें दिखाती है, और बड़ा सर्कस आ जाता है एडवांस, तो डू और डाई की चीज होती है। बाद में वो एक असली बाघ से लड़ता है पिंजरे के अंदर, ये साबित करने के लिए कि बाघ मैं हूं या वो है, और उसका बहुत ट्रेजिक सा क्लाइमैक्स होता है। ये उस फिल्म का था, और आप खुद भी अगर देखेंगे तो आप बिल्कुल बहुत प्रभावित होंगे, बहुत अच्छी फिल्म है। मेरा एक बेसिक सवाल है, उस पर हम उसके बाद फिल्म पे बात करेंगे कि आप लोगों का सिनेमैटिक बैकग्राउंड क्या है, मतलब कहाँ से आपने फिल्म की पढ़ाई की, और सिनेमा को लेके सबसे बड़ा अट्रैक्शन आपकी लाइफ में कब आया? ब्रीफली अगर आप 1 by 1 बताएं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। दीपिका, you want to start? मेरा सिनेमैटिक इंट्रोडक्शन वाज FTII से। मैं इनफैक्ट राकेश मेरे सीनियर थे वहाँ पे। मैंने वहाँ पे 3 years का फिल्म एडिटिंग का कोर्स किया था, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद भी काफी साल बॉम्बे में काम करते करते एडिटिंग का ही काम किया है। बहुत सारे FTII के सीनियर्स हैं और लोग हैं, और इस फिल्म में और भी ऐसे लोग थे जो हमारे साउंड डिजाइनर है, हम लोग सब बैचमेट्स थे FTII में।
मैं काफी काफी टाइम से लिख रही हूँ, लेकिन स्क्रीन पे नहीं लिख रही। मैं रिसर्च और साइकोलॉजी में, एकेडमिक एरिया में लिख रही थी। तो सिनेमा और साइकोलॉजी और सिनेमा और ह्यूमैनिटीज का एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। और एक स्टोरी में प्लॉट तो होता है जो टाइम पे जाता है, एक होता है कि कैरेक्टर्स होते हैं। और मेरे को रुचि तभी आने लगी जब मैं साइकोलॉजी पढ़ रही थी अपने अंडर ग्रेजुएट लेवल पे और मैं सिनेमा देख रही थी। मेरे को लगा अच्छा, ये एक चीज हो रही है जो स्क्रीन के सामने हो रही है, और एक चीज हो रही है जो कैरेक्टर के अंदर हो रही है, और जो ऑडियंस के दिमाग में भी चल रहा है। ये दो लेयर्स सिनेमा में एक साथ एग्जिस्ट होती है, ऑलमोस्ट लाइक मैजिक, यू नो। तो मेरे को रुचि तभी आई जब मैंने सिनेमा और साइकोलॉजी के बीच का रिलेशनशिप देखना स्टार्ट किया। यू नो, आई थिंक मेरा कनेक्शन बचपन में स्टार्ट किया था शायद, जब मेरा फादर के पास एक प्रोजेक्टर होता था, बट इट स्लाइड प्रोजेक्टर था, और वो पुराने फोटोग्राफ्स डाल के वॉल में प्रोजेक्ट करते थे और उनके बारे में बहुत स्टोरीज और बातें करते थे। सो दैट रियली अट्रैक्टेड मी टू स्टोरी टेलिंग। तो आई थिंक जैसे मैं ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट किया, फिर मैं सोचा कि फोटोग्राफी परस्यू करूं, और एमए जामिया में किया, और उसके बाद सिनेमेटोग्राफी स्पेशलाइजेशन करने के लिए फिल्म इंस्टीट्यूट आ गए। तो और उसके बाद तो बॉम्बे में काम करता। मैं कॉलेज में था तब मैंने सीरियसली फिल्में देखना शुरू किया था, और मोस्टली तभी इंटरनेट 99-2000 में नया आया था इंडिया में, 3-4 साल ही हुए थे आके। तो मैंने उसका पूरा फायदा उठाया। मैं इंटरनेट पे जाके बहुत सारी स्क्रिप्ट्स पढ़ता था, और वहां पे ही मैं जाके अपने आप को सिनेमा के तरफ शिक्षित करने की कोशिश करता था। और फिर जैसे ही मतलब बुक्स मैंने खरीदना शुरू किया, और वहां से आई थिंक मोस्टली सेल्फ टॉट ही हूँ, पर मुंबई में आकर मैंने काफी अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग टाइम के लिए थोड़ा कभी असिस्ट किया, कभी कुछ लिखा, कभी कोई एनजीओ के लिए कोई फिल्म बनाई। तो मैं ऐसे ही करते करते खुद को ही मैं इसमें थोड़ा सा एजुकेट करता आया। और फिर जब फिल्म बनाई, मैंने पहली फिल्म बनाई थी सुलेमानी कीड़ा। तो वो पहली बार मैं एक्टर्स को हैंडल कर रहा था, उसके पहले मैंने किया नहीं था एक्टर्स को हैंडल। तो वो मेरे लिए एक तरफ से वही मेरा एक फिल्म स्कूल हो सकता है, ऐसे मुझे लगता है। ऐसा कहा जाता है फिल्म होती है वो 3 जगहों पे बनती है। सबसे पहले राइटर लिखता है तब बनती है, फिर डायरेक्टर उसको डायरेक्ट करता है, साथ में सिनेमेटोग्राफर होता है, दोनों कंधे से कंधे मिला के चलते हैं फील्ड पे, उसको बनाते हैं। तीसरी बार बनती है जब एडिटर की टेबल पे होती है। वो चाहे तो आखिरी सीन सबसे पहले ले आए, वो चाहे तो सबसे पहले वाला आखिरी में गिरा दे, और वो पूरी फिल्म की आकार बदल के रख दे, और चाहे तो सेम ही उसको रख के और उसको बिल्कुल सीमलेस बना दे। हम 3 पार्ट्स में ही इसको पूछना चाहेंगे कि सबसे पहले आस्था जी, जो आपने लिखा था इसको, तो आपने कहा कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पे आपने बहुत स्टडीज इस पे की, और बहुत सी मेथडोलॉजीज आपने यूज की और पढ़ी, और उसके बाद तो मेथडोलॉजीज से गुजरना, ये तो मुझे लगता है पहली बार मैं सुन रहा हूँ। फिल्म मेकिंग जब होती है तो उसमें स्क्रीन राइटिंग अलग ही तरह से होती है कि आप फिल्म के लिहाज से कैसे लिख रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो पूरा मेथडोलॉजी वाला कॉन्टेक्स्ट है, आप थोड़ा सा इसको प्लीज बताएं। और उसी में एक चीज और बताएं कि जब आपने इतनी स्टडीज की तो जमीन पे क्या सिचुएशन है इंडिया में एनिमल मैन कॉन्फ्लिक्ट की? तो जब हमने एक बार डिसाइड कर लिया, एक राइटर को सबसे पहले डिसाइड करना है कि उनकी फिल्म की टोन क्या है। अगर उनको वास्तविकता की टोन पे अपनी पिक्चर लिखनी है तो फिर ग्राउंड वर्क करने की बहुत जरूरत है। बिकॉज एक कैरेक्टर आप अगर लिखते हैं, किसी किरदार को आप लिख रहे हैं, तो उसके यूनिक मतलब उसका जो यूनिक वर्ल्ड व्यू है, उसके सोचने का ढंग, उसके चैलेंजेस क्या है, उसकी जिंदगी में उसको चाहिए क्या, ये सब सवालों का जवाब देने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि अपने को उस दुनिया में इमर्स करे इंसान, उन लोगों से पूछे। बिकॉज
मेरा आइडिया, आई मीन हम सब ओपेक लोग हैं, हमारे को किसी और जो बहुत हमसे अलग है उसकी दुनिया के बारे में कुछ एक्यूरेटली पता नहीं होता जब तक हमारी जिज्ञासा ना हो और हम उसको पता करने जाएं। तो इसीलिए जब मैं मेथोडोलॉजी की बात कर रही हूँ तो एक तो होता है डेस्क पे बैठ के आर्टिकल्स पढ़ना, न्यूज़पेपर को देखना, अलग अलग चीजें, एकेडमिक फिलोसफिकल बुक्स पढ़ना, ये सब देख के आप एक फिलोसफी फिल्म की बना सकते हैं। लेकिन जो डेटा होता है उससे ही सच जो जैसे आई मीन सिनेमा सच्चाई नहीं है, लेकिन ऑडियंस को लगना चाहिए कि जो दिख रहा है वो रियलिटी से परे नहीं है। वो एक ऑथेंटिक लैंग्वेज और कैरेक्टर्स को बनाना मुश्किल है। तो इसीलिए मैंने वो वी कॉल एथनोग्राफिक इमर्शंस किया, जिसमें आप अपने को अलग अलग जगहों पे जाके लोगों को ऑब्जर्व करिए विदाउट आस्किंग देम एनीथिंग। जब आप लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, नोट्स बनाएंगे, देखेंगे उनकी दिनचर्या कैसी होती है, ये सब करके फिर आप कई लोगों को इंटरव्यू करिए जो आपको लगता है आपके मेन कैरेक्टर्स जैसे हो सकते हैं। तो ये मेथोडोलॉजी है। और दूसरा आपने सवाल पूछा था, आप अगर रिपीट करेंगे तो। दूसरा सवाल मेरा ये था कि मतलब फिल्म का जो शायद मैंने टोन के बारे में ही पूछा था कि उसको कैसे लिखने के बारे में आपने क्या सोचा, कैसे उसको लिखने वाले हैं? लिखने वाले के जो आप जो बोल रहे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, जब आप इसको स्टडी करेंगे, ये एक बड़े अम्ब्रेला में आता है क्लाइमेट क्राइसिस, जिसकी आजकल ग्लोबली बहुत बात हो रही है। तो मेरे को लग रहा था इस प्रॉब्लम के कोर तक जाना कि सबसे ग्रास रूट लेवल पे हो क्या रहा है। मतलब जब हम बोल रहे हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, कि क्लाइमेट चेंज कई लोगों को ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, वाइल्ड लाइफ और जो लोग उन जंगलों के पास रहते हैं उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। आप ड्राउट की बात करें या फ्लड्स की बात करें या लैंडस्लाइड्स की, कई लोगों को उसका ज्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। तो मेरे को लगा कि एक स्टोरी का जो हार्ट होना चाहिए वो उधर बेस होना चाहिए जहाँ पे सबसे ज्यादा ये क्राइसिस लोगों को फेस हो रही है। और हमने ये भी फाइंड आउट किया कि नेशनल पार्क्स ऐसे ग्रीन कॉरिडोर से कनेक्टेड है, सब सब नेशनल पार्क्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर उसके बीच में कुछ रोड बन गई या कुछ हो गया, ब्लॉकेज हो गई, तो हमारी सब वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है और एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते, और उसकी वजह से उनको शहरों और गांवों के पास जाना पड़ता है खाना ढूंढने के लिए। तो ये एक बड़ा इंसाइट था जिसपे हमने ये पिक्चर को रचा, इसकी स्क्रीन प्ले की राइटिंग हमने उस पे करी। मेरा एग्जैक्टली दूसरा सवाल मैं भूल गया था कि कॉन्फ्लिक्ट जो है मैन एनिमल का, उसकी एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, क्योंकि आप स्टडीज बहुत कर चुकी हैं, बहुत बहुत ही खराब हालत है, या कोई ऐसा केस आपने सुना हो, आपको लगा हो कि यार ये लोगों को पता भी है कि क्या इतनी खराब हालत है? क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज है, मोर देन स्पेसिफिक केस मेरे को समझना था कि इतना मुश्किल क्यों है इस चीज को रोकना। लाइक जब फॉरेस्ट जा रहे हैं या हमारे वाटर बेसिन्स अफेक्ट हो रहे हैं या सी लेवल, ये सब चीजें हैं, पोल्यूशन हो रहा है, इस सब को रोकना इतना मुश्किल क्यों है। तो मेरा मेन क्वेश्चन वो था, और उससे मेरे को समझना था कि ऐसा नहीं है कि एक किसी ने रूल बनाया और वो फॉलो हो गया, वो लोगों पे अप्लाई हो गया। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जहाँ पे पॉलिसी रचने के लिए भी हमें जो लोग उधर है उनसे समझना है कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स है। एक बहुत कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम है और इसमें मिसकम्युनिकेशन सिस्टम ज्यादा लगता है। तो ये सिस्टम पूरा जो है कंजर्वेशन के अराउंड, वो समझने में मेरे को इंटरेस्ट था, बिकॉज नो टू पीपल थिंक अलाइक, एंड वो ही हो जाता है कि हर लेवल पे हर एक की अलग सोच होती है, हर एक के अलग मोटिव्स होते हैं, तो उसको एक्सप्लोर करने में मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट था। फिल्म के अंदर जैसे आपने जो बात बोली, मैं फिल्म बनती हुई सेकंड पार्ट पाऊंगा, डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर जहां फिल्म को बनाते हैं उससे पहले की जैसे बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस है फिल्म को लेके। जैसे एक सीन आता है जिसमें जो वन्य जीवों का जो क्षेत्र है वहां पे रात को एक बारात सी निकल रही है या कोई चुनावी रैली निकल रही है और डीजे बज रहा है बहुत जोर जोर से। अब ये कानून के लिहाज से आउटरेजियस चीज है, लेकिन आमतौर पर होती है, सब जगह होती है, रात को डीजे हमारे घर के आसपास ही बजते हैं।
लेकिन वन्य जीव क्षेत्र में जहां जंगल के जानवर घूमते हैं वहां पे डीजे आप बजा रहे हैं, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचे तो दिमाग आपका फटने लगता है कि यार ये कैसे पॉसिबल है, मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये कानून तोड़ा जा सकता है कि ये, और उसमें एक टर्म दिमाग में आती है, क्या ये लोग मूर्ख हैं जो ऐसा कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस हैं ये, चाहे आप महिलाओं के विषयों से जुड़े हुए सीन्स ले लीजिए, जैसे एक सीन है जिसमें जैसे पहला सीन वो आता है जिसमें वो जा रहे होते हैं नूरानी के घर पे, और विद्या की माँ और सास दोनों मेकअप लगाती हैं, ज्वेलरी देती हैं, वो सीन सबको याद आता है। लेकिन उससे अगले वाला सीन मुझे बहुत शॉकिंग लगा, जिसमें जब कॉल आती है अर्जेंट और उसको कहीं जाना है, तो उसकी माँ या सास बोलती बेटा तू इसके साथ चला जा, रात का टाइम है। अब उसको ये नहीं पता है कि वो फॉरेस्ट ऑफिसर है, उसका काम यही है जंगली जानवरों के बीच जाना, ट्रेनिंग रात दिन। तो ये दो सीन्स हैं जो दोनों विषयों पे, वन्य जीव विषय है, महिला वाला विषय है, उसको बहुत शार्पली रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं इनकी मेकिंग कैसे हुई, किसी एक व्यक्ति ने की या कोलैबोरेटिव तरीके से आप लोगों ने उसको बिल्ड किया? ये बहुत सारी मतलब अलग अलग सोर्सेस से चीजें आई हैं। ऑफ कोर्स राइटिंग में काफी सारा हुआ इसका। देन जो चीजें आप जो प्रॉप्स के साथ हो रहा है आप देख रहे हो, जैसे प्रॉप्स के साथ भी काफी सारी हमने ह्यूमर लाई है या फिर पावर लाने की कोशिश की है। उसमें प्रोडक्शन डिजाइनर उनका हाथ है, उन्होंने उसमें रिसर्च अपना किया। वैसे ही कास्टिंग से भी काफी सारा रिचनेस आ गई, जैसे बंसल के सीन्स हैं तो वो लिखा गया था, लेकिन ब्रजेंद्र काला का खुद का एक पर्सनालिटी है और उनकी सोच है, वो उसमें आ गई ऑटोमेटिकली, उनका हाव भाव वगैरह। सो आई थिंक फिल्म में, एंड ऑफ कोर्स राकेश है, इनका भी जंगल के पास रहे हैं, पले बड़े हैं, उनको काफी नॉलेज है, तो उनका भी एक देखने का तरीका है, वो भी आ जाता है। और फिर कभी कभी गलतियां हो जाती हैं हमसे, तो वो गलतियां दीपिका है वो काट के सुधारती हैं। कहीं किसी की एक्टिंग थोड़ी ज्यादा हो गई या कोई सीन में कुछ कम हो गया, तो ये सब संभालती हैं। तो आप जो भी देख रहे हो ये इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क, यू नो। ऐसा हो नहीं सकता है कि एक ही इंसान से सारी आइडियाज आई हैं, तो उसके बगैर कोई भी फिल्म नहीं बन सकती है। जैसे जिन सीन्स की मैं बात कर रहा था, तो सीन्स कहीं आपने कभी पर्सनल लाइफ में आपने या आस्था जी आपने कहीं वो सीन देखे हों, जैसे जो रात का सीन है कि पत्नी के साथ जाने को बोला जाता है जो फॉरेस्ट ऑफिसर है, वो स्पेसिफिक सीन्स जी आस्था आपको बात करनी है इसके बारे में, जो आपने कहाँ से ऑब्जर्व किया, अगर आप बताना चाहें? हाँ जी, वो जो ये सीन है, आई मीन वो ही दिखाना चाहते हैं कि कभी कभी एक औरत का इन्फेंटलाइजेशन हो जाता है सोसाइटी में, यू नो। उसको कभी कभी बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं लोग, कि उसको पता नहीं कि उसको क्या करना चाहिए। तो इस पॉइंट पे मैं सोच रही थी, तो ये सीन उस पे ही आया है कि वो उनके बिना अपना जीवन ठीक से हैंडल कर सकती है, लेकिन जब वो आते हैं तो वो उसको ऑलमोस्ट बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, कि उसको समझ नहीं है कि वो अपने को कैसे सुरक्षित रखे, कैसे अपना ख्याल रखे। और ये एक नारी होने का ये एक एक्सपीरियंस है कि जब भी कुछ गड़बड़ होती है तो हमेशा औरत को ही बोलते हैं, आप ही घर पे बैठ जाइए, आप बाहर मत जाइए, आप कुछ मत, आप अपने को एक केज में बंद कर दीजिए तो आप सेफ रहेंगे। तो ये एक पॉइंट मुझको राइटिंग के थ्रू बताना था कि वो इतनी स्ट्रांग है अपने जॉब में, अच्छी है, तब भी जब उसको माँ और सास और हस्बैंड को उसको देखने का नजरिया बदला नहीं है। क्योंकि एक सीन है जिसमें वो बोलता है तुम बिल्कुल कॉलेज की तरह हो। इट्स ऑलमोस्ट कि वो उसको मेच्योर इंडिविजुअल की तरह देख नहीं सकता। तो वो एक लिखने का वो था। और जो ये आप बोल रहे हैं, जो लाउड स्पीकर और म्यूजिक का सीन है, इसमें आई डोंट थिंक इंटेंशन था कि जो लोग उधर नाच रहे हैं उनको कोई ब्लेम करेगा। इंटेंशन था कि ये पावर कैसे ऑपरेट करती है और कौन रूल बनाता है और कौन फॉलो करता है, यू नो, दीज बिग प्रॉब्लम्स। तो उसको एक्सप्लोर कर रहे थे कि लोग नाच रहे हैं बट रोल तोड़ा तो लोगों ने नहीं है, वो तो वो जो जो नचवा रहे उन्होंने तोड़ा।
तो पीके की रैली थी। बात है, हाँ, जो रैली वाले हैं उन्होंने तोड़ा, तो वो भी हमें दिखाना था कि महिलाओं को भी ब्लेम होता है, कॉमन लोगों को भी ब्लेम होता है, बट रूल तो सब तोड़ने वाले जरूरी नहीं है वो सेम लोग हैं। इसी में एक सीन और जोड़ना चाहूंगा, जिसमें जब शेर का हमला होता है और कोई गांव का व्यक्ति मारा जाता है, तो फिर एक जो ऑपोजिशन पार्टी वाला होता है जिसको चुनाव जीतना है, वो लोग इकट्ठे करता है और वहां पे वो गाड़ी जला देता है। और उसमें उसके अगले ही पल जब वो गाड़ी जलाता है, तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, जिनके साथ बीती होती है, जो नाराज होते हैं, वो उनको रोकते हैं कि क्या कर रहे हो आप, गाड़ी क्यों जला रहे हो, ये तो आप कानून तोड़ रहे हो। तो उनका करीबी मर गया है, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत बहुत सटल तरीके से ही बताया गया, बहुत इम्पोज करके नहीं बताया कि ऐसा वो करते हैं। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो गांव वाले जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, वो उन पॉलिटिकल तत्वों को रोकने की कोशिश करते हैं। मतलब ये है कि जो जिसको आप अनपढ़ आदमी समझ रहे हैं या समझते हैं यही कानून तोड़ेगा, वो आमतौर पे नहीं किया करता है। वहां कुछ और एलिमेंट्स होते हैं जो ये कराते हैं। शायद आपका ये मैसेज रहा होगा वहां पे। पढ़ाई का और कानून तोड़ने का कोई आई डोंट थिंक देयर इज एनी कनेक्शन। एक स्टीरियोटाइप बना होता है एक्चुअली लोगों के मन में, दर्शकों में। एजुकेटेड लोग ही हैं जो इस कॉर्पोरेट में भरे हुए हैं, एजुकेटेड लोग ही हैं जो इस सारे अर्बन स्पेसेस में हैं, हाँ, स्पेसेस में हैं। तो उसका हम ऐसे कभी नहीं कह रहे थे कि एजुकेशन का उससे कोई लेना देना हो या इकोनॉमिक्स का कोई लेना देना हो। हम ये कह रहे थे कि ऐसे किसी भी, आप अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी ले ले या गांव भी ले ले, बहुत सारे अलग अलग आवाज होती है, लाइक डिफरेंट वॉइसेस। सो जरूरी नहीं है कि सब लोग एक जैसे सोचते हैं कि ये गांव वाले सब एक ही तरह से सोचेंगे, ऐसा नहीं है। सबके अलग अलग विचार हैं। तो कोई होगा वो गुस्से में ये दिखा रहा है, कोई होगा वो कुछ और महसूस कर रहा है, कोई होगा वो दुख में होगा। तो जब हम इस सीन को कोरियोग्राफ कर रहे थे, तब हर एक एक्टर की एक बैक स्टोरी थी। जो वहां पे गांव वाला था, हर एक की एक बैक स्टोरी थी और उनके साथ हमने रिहर्स किया था। और हर एक का मकसद था वहां आने का। लाइक एक था जो जाके पेट्रोल डाल रहा है, उसका एक मकसद था, कोई और था उसका कोई और मकसद था, कोई और है वो गुस्से में है, कोई और है वो दुख में है, कोई और है वो ऐसे ही फोटो ले रहा है। तो सबके अलग अलग वहां पे वॉइसेस थे और अलग अलग फीलिंग्स थे। तो हम ऐसे किसी भी ग्रुप को एक नजरिए से नहीं देख रहे। हम ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं, सबके अलग अलग वहां पे फीलिंग्स हो सकती हैं। सेम चीज हमने की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। कोई एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं है या एक कैरेक्टर ये बुरा या ये अच्छा, ऐसा नहीं है। सबके अलग अलग शेड्स हैं, लेयर्स हैं। तो हमने सबको we tried as far as possible to brief every actor who was there in frame कि उनका एक बैक स्टोरी है, उनका कोई मकसद है वहां होने का, उनका भी कोई रीजन है होने का। तो इसीलिए आप देख रहे हो कि सबका उधर रिएक्शंस अलग हैं, यू नो। ऐसा नहीं है कि सबने साथ में एक्शन बोला और सबने गुस्सा दिखा दिया, ऐसा नहीं किया है हमने। तो यही हमने इवन वो चेज में किया, जब बंसल को चेज कर रहे थे, तो हर एक क्लर्क का अलग अलग रिएक्शन है। तो ये हमारा बेसिक थिंकिंग है कि लोग सब अलग हैं, यू नो, उनके सबके विचार एक जैसे नहीं हो सकते। तो इसीलिए अगर आप एक्टर को रख रहे हो तो सबको अलग सा अपना अपना बैक स्टोरी बनाना पड़ेगा। राकेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो दूसरी स्टेज आती है फिल्म को फील्ड में बनाने की, डायरेक्शन और कैमरा के जरिए बनाने की, तो उसमें पहली बात तो ये कि आपके दिमाग में क्या उसका टोन और मूड था और कलर पैलेट क्या रहने वाला है, और दूसरा सबसे बड़े चैलेंजेस क्या थे आपके सामने ऐसा करने में? तो 3-4 चीजें थी जब हम स्क्रिप्ट को ब्रेक डाउन कर रहे थे ड्यूरिंग प्रेप टाइम। तो हम तभी सोचे थे कि क्लोजअप्स को अवॉइड करेंगे। वैसे कोई ड्रामेटिक जैसा स्टोरी टेलिंग का जो स्टाइल है, उसमें कोई, इवन इफ यू लुक एट म्यूजिक, कोई ड्रामेटिक पंक्चुएशन नहीं है कहीं पे भी। तो सिनेमेटोग्राफी भी ऐसा ही था। मतलब जहाँ कोई ड्रामेटिक मोमेंट अगर हो, इट वाज नॉट पंक्चुएटेड विद क्लोजअप्स। तो फ्रेम ऐसा था कि एक फ्रेम में यूजुअली देयर वर 2 और मोर पीपल। तो हमारा बहुत सारा रिसर्च किया कि हाउ टू कंपोज फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल।
वो था। फिर लेंसिंग भी काफी वाइड था, ताकि लोग जिस एनवायरनमेंट में थे वो ज्यादा देख सकते हैं, हम जंगल को ज्यादा देख सकते हैं। ऐसा नहीं था कि जंगल का सेपरेटली कुछ एक सीक्वेंस बनाया, ऐसा नहीं था। जैसे लाइक हाउ पीपल वेयर देयर इन द सीन्स, वही वाइड एंगल में शूट करके उनके जो बैकग्राउंड थे वो भी दिख सके अच्छे से। सो दैट वाज द सेकंड थिंग। एंड अबाउट चैलेंजेस, तो वहाँ फॉरेस्ट का लैंडस्केप आपको पता ही है, पूरा हैंडल कैमरा था ज्यादातर, तो वॉकिंग अराउंड with a heavy equipment in that landscape was quite challenging. तो ये सब रहा। बहुत छोटे छोटे सवाल सिनेमेटोग्राफी को लेके मेरे हैं। एक ये है कि एक सीन जब आप सेटअप कर रहे होते हैं कैमरा वगैरह, वो पूरा कितना घंटे का टाइम होता है? क्योंकि लोगों को कोई आइडिया नहीं, उनको लगता है कैमरा स्टार्ट हो गया और वो कैमरा इतना हाई क्वालिटी का है कि वो सब कुछ कर लेगा, जबकि वो लाइटिंग की ही माथापच्ची होती है, एंगल्स की ही माथापच्ची होती है, और वो शायद 2 घंटा 3 घंटा शायद इससे भी ज्यादा लगे। तो उसका थोड़ा आप जरूर बताएं। आम तौर पे एक सीन को आप जाते हैं सुबह, फील्ड आपके सामने खाली है, कैमरा आपके पास है, तो कितने घंटे का प्रोसेस होता है जब जाके एक्टर चालू करता अपना काम? तो यहाँ पे 2-3 चीज थे। एक तो कोविड प्रोटोकॉल में टाइम जाता था, पहली बात। तो एक दिन में अगर आपको 9-10 घंटा मिला शूटिंग टाइम, मतलब जब तक डे लाइट था आउटडोर सीन्स के लिए स्पेशली, तो उसमें एटलीस्ट अबाउट 20 to 30 मिनट्स जाता था इन कोविड प्रोटोकॉल। फिर दूसरी चीज ये था कि बहुत सारे नॉन एक्टर्स थे जिनके साथ हम काम कर रहे थे, तो उनको कंफर्टेबल रखने के लिए हम ये डिसाइड किया कि ज्यादा तामझाम नहीं होगा लाइटिंग या कैमरा इक्विपमेंट के हिसाब से, ताकि हम so that we could remain free and move around and they could also be free and कोई restrictions नहीं रहा। तो in that way it was really interesting to work with non-actors and to move around in a 360-degree where there were no restrictions either for the actors or कैमरा के लिए। एक छोटा सा सवाल जिज्ञासा मन में है कि ड्रोन्स का कितना इस्तेमाल आपने किया और कितना आजकल हो रहा है सिनेमा में? ड्रोन का यूज जो था वो मतलब जुडिशियसली यूज किया था। लाइक द फर्स्ट शॉट ऑफ द फिल्म इज अ ड्रोन शॉट, दैट इज टू इंट्रोड्यूसिंग द फिल्म इटसेल्फ, टू टेल द व्यूअर दैट दिस ये है जंगल और यहाँ पे it is the story is located in the middle of this space। तो वो रहा। और एक बार ड्रोन यूज किया था व्हेन वो शुगर केन फील्ड में जब लोग आए थे और दे वर हंटिंग फॉर द टाइगर, तो वो उसका एस्केप रूट जो है वो दिखाने के लिए एक यूज किया था। तो ज्यादा यूज और एक था टू इलस्ट्रेट वो जंगल और गांव का नेक्स्ट टू ईच अदर, जंगल फिर गांव फिर जंगल फिर गांव, ऐसा था वो ज्योग्राफी, वो दिखाने के लिए भी। एक आखिरी सिनेमेटोग्राफी का सवाल है कि एक फिल्म से जुड़ा क्रिएटिव आदमी होता है, उसका एक लालच होता है कि कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसा कर दूं कि वो नई भाषा कही जाए, चाहे सिनेमेटोग्राफी में हो चाहे डायरेक्शन में हो, कि ये सीन हटके नजर आए। हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें ये है कि हटके कुछ नजर आना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कोई छोटा ऐसा एक्सपेरिमेंट आपने किया हो जो आपको लगा हो कि करियर वाइज भी मुझे करना था, मैंने किया और मैंने उसको सक्सेसफुली किया? एक दो सीन था जिसमें मेरा इंटेंशन था कि वो बिल्कुल रियलिस्टिक लगे और नए भी लगे। तो वो एक सीन था वो जहाँ पे वो लेक के पास जो बॉडी मिलता है शगुन का, तो वो सीन पूरा टॉर्च लाइट से लाइट अप किया था और बहुत मजा आया वो शूट करने में।
और वो अच्छा भी लग रहा है. So that was one instance. दीपिका जी, आपसे सवाल है कि कितने घंटे का मटेरियल था आपके पास आखिर में? काफी था, मतलब मुझे इस वक्त तो याद नहीं आ रहा है कितने घंटे का था, बट फॉर्चुनेटली इट वाज एन अनफॉर्चुनेट जो लास्ट लॉकडाउन हुआ, बट इट बिकेम फॉर्चुनेट फॉर मी कि वो जितना भी मटेरियल था मेरे पास बहुत टाइम था उसको जस्ट टू स्पेंड टाइम विद द मटेरियल, तो यू नो टू एक्सप्लोर कि क्या क्या है हमारे पास और हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज ये फिल्म वो कन्वेंशनल फिल्म नहीं है कि डायलॉग्स प्लॉट डायलॉग और यू नो कांस्टेंट एक्शन और ड्रामा हो रहा है. बहुत एटमॉस्फेयर क्रिएट करना था इसमें, एंड बहुत अच्छा फुटेज भी था, तो यू नो एक चैलेंज था कि वो इतना अच्छा फुटेज का प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो अ चैलेंज हमारे लिए कि जस्टिफाई करे कि अब व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रेजेंट द आइडिया, एंड जो इतना मजेदार फुटेज है, क्लोजअप्स है, ड्रोन शॉट्स है, एक्टर्स की परफॉर्मेंस है. इसमें मतलब आपका प्रोसेस करने का क्या तरीका था? मतलब क्या आपने सारी फुटेज आने के बाद काम शुरू किया? आप डे बाय डे करती थी, दिन में शूट होता था, रात में आप उसको निपटा देती थी, जो हटाने वाला हटा के एक छोटा सा अंश बचा लेती थी? दोनों में से क्या आपका प्रोसेस था? ये वैसा फिल्म नहीं है कि दिन में मैं ये शूट हो और मैं रात को उसको एडिट कर सकूं, बिकॉज ये लाइक आई सेड ये प्लॉट ड्रिवन नहीं है. मतलब प्लॉट है फिल्म में, एक कहानी है एक, बट ये इस फिल्म का प्रोसेस ये था कि जो डायलॉग सीन्स हैं वो तो अपनी जगह पे हैं, बट उनको हमें एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है जंगल का, कि हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स कर क्या रहे हैं, उनका प्रोसेस क्या है टाइगर को ढूंढने का. एंड द थिंग इज मैंने भी ये कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, एंड हम लोग बहुत सारे नॉन एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी सीन्स ऐसे हैं जो हमने पहले एडिट करके रखे बट वो बाद में चेंज हो गए, डिपेंडिंग ऑन कि अब वो फिल्म में कहाँ पे आ रहे हैं, उनका पर्पस क्या है फिल्म में. तो मतलब मैं वैसा इस फिल्म का एडिट कभी नहीं हुआ कि दिन में शूट हुआ और रात को एडिट किया. मेरे पास इस फिल्म में काफी टाइम था कि मैं फुटेज देख सकूं, एडिट कर सकूं, और बहुत सारे बैक एंड फोर्थ, अमित, आस्था, बहुत सारे टीम मेंबर्स ने सुझाव दिए, मतलब म्यूजिक डायरेक्टर राकेश, साउंड वाल, सबने फिल्म देखी, अपने अपने ओपिनियन दिया फिल्म में कि यू नो क्या और कैसे हम और इसे बेहतर कर सकते हैं. बिकॉज जैसे अब वो जंगल जब हम पहली बार एक्सप्लोर करते हैं, जहाँ पे वो बता रहे हैं कि कैसे एनिमल्स रिएक्ट करते हैं अगर टाइगर होता है, क्या किस चीज पे ध्यान देना है, ये चीजें हमें क्रिएट करनी पड़ी है, क्योंकि ये ऐसा हम ये कैप्चर तो नहीं कर सकते हैं. सो दैट इज समथिंग जो हम एक बार शूट हो गई, मटेरियल आया, हमने लगा के देखा, बहुत सारे आगे पीछे हुआ. म्यूजिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज एडिट का पेस और रिदम एक बहुत, म्यूजिक और साउंड डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट यू नो एस्पेक्ट होता है उसका. जब तक वो नहीं आता है, मतलब सब कुछ चीजें जुड़ नहीं जाती हैं, यू कांट से पूरा फिल्म का रिदम क्या बनेगा, सिर्फ एक सीन से वो नहीं समझ में आता है. जी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट अभी भी है जानने में कि कितने घंटे का आपके पास था? 100 घंटे, 150 घंटे, 200 घंटे? करना इसका ना पड़ेगा. बताएं तो आमतौर पे कितने घंटे का रहता है एडिटर के सामने? अब जब डिजिटल पे आ गए हैं हम लोग, पहले फिल्म होता था तो इतना नहीं होता था, बट यस क्लोज टू आई थिंक 15-20 घंटे तो बहुत आराम से निकल जाते हैं, उसमें से हमें 2 घंटे की फिल्म बनानी होती है. एक 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 फिल्म देखी थी मैंने, दुनिया की सबसे लंबी फिल्म उसको कहा जाता है, उसका ट्रेलर ही 72 घंटे का है. वाओ. वो इंसान कैसे देखेगा? पर मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं भी जर्नलिज्म में एडिटर हूँ, कॉपी एडिट करता हूँ, लंबी, छोटी, खराब, अच्छी. और आप भी एडिटर हैं, तो मुझे सिनेमा एडिटर का बहुत स्पेसिफिकली नहीं पता क्या काम होता है, लेकिन मैं अच्छे से बता सकता हूँ क्या काम होता है, क्या उसमें गलतियां होती है, और जो स्क्रीन पे वाहवाही मिलती है उसको कैसे आपने उसको करीने से सही किया होता है. घर पे आपके कुछ खाने को नहीं, मेहमान आ गए, तो कैसे रसोई में आप मैनेज करके उसको ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर देते हैं, वो वाली सिचुएशन भी आती है. दो छोटे सवाल और हैं. एक तो ये कि एडिटिंग इन लेमैन्स लैंग्वेज क्या होती है?
एक आम दर्शक अगर एम्पावर होना चाहे इस मामले में कि एडिटिंग ये होती है, मैं आगे से ये ध्यान रखूंगा कि एडिटर ने ये किया होगा, और एक अच्छा एडिटर क्या होता है, मतलब अच्छी एडिटिंग की परिभाषा क्या होती है? मेरे हिसाब से अच्छी एडिटिंग की परिभाषा तो ये होगी जहां आपको नजर नहीं आ रहा है क्या एडिट किया है, बिकॉज फिल्म इज एन एक्सपीरियंस। वो 2 घंटे 3 घंटे आप एक वर्ल्ड में घुस जाते हैं एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग वो स्टोरी। तो अगर आपको नजर आने लगे कि अरे यहाँ पे ये एडिट किया, यहाँ पे वो एडिट किया, देन आपका वो इमर्सिव एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, आप उस दुनिया से थोड़े परे हैं। तो जहां पे आपको नहीं नजर आ रहा है कि अरे ये हुआ क्या, यू आर सो इन्वॉल्व इन द स्टोरी, दैट आई फील इज गुड एडिटिंग। और अगर मैं आम आदमी को समझाना चाहूँ तो इट्स लाइक मतलब मैं जो लोगों को बताती हूँ ये है कि फिल्म कभी एक लय में शूट नहीं होती है, फर्स्ट सीन टू लास्ट सीन शूट नहीं होती है। सिंपल तरीके से मेरा काम है, इट्स द फर्स्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द फिल्म। आपने जो भी शूट किया, पहले किया बाद में किया, उसको लगा के इस तरह से दिखाना कि ये फिल्म है, उसके पहले क्या हुआ था किसी को नहीं पता, उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता, शूट में कितनी प्रॉब्लम आई, किस एक्टर ने क्या किया, किस लोकेशन में क्या प्रॉब्लम आई। जब हम फिल्म देखते हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जो स्क्रीन पे है उससे मतलब है। तो वो मेरा काम है कि आप बाकी चीजें भूल जाओ, सिर्फ ये 2 घंटे की स्टोरी देखो और उसमें उस दुनिया में आप गुम जाओ। मेरा एक सवाल ये है कि आपने जो फिल्म बनाई, जो सब्जेक्ट चुना, उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, एनवायरनमेंट के ऊपर है, क्लाइमेट चेंज भी इश्यूज में आ जाता है, और आपने इसकी लैंग्वेज भी टिटिलेटिंग नहीं रखी है, या आपने सिनेमा के टूल्स का बहुत बेजा इस्तेमाल भी नहीं किया। आपने तो बेकायदा एक व्रत लेता है आदमी ना, जैसे व्रत वाली सिचुएशन है कि इस्तेमाल कम से कम करना है और लोगों को कम से कम, कहते हैं ना कि अपनी सेंसेस के ऊपर, सेंसेस के कब्जे में आने देना है। और क्लाइमेक्स आपका बहुत अच्छा, सब अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि फिल्म का क्या दर्शकों पे असर होगा। मतलब ये अच्छी से अच्छी दुनिया की बनी फिल्में हैं, रखी हुई हैं, लेकिन लोग सुधरते नहीं है या समझते नहीं है। तो क्या ये सवाल कभी आता है कि हम सिनेमा बना रहे हैं कि थोड़ा सा असर हो, या आप समझते हैं कि सिनेमा लोगों पे असर नहीं डालता है? पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ऐसा मानते हैं तो इस चीज को लेके क्या आपके दिमाग में विचार है कि लोगों पे कितना असर होगा, आगे से वो कितना अवेयर होंगे इस चीज को लेके, या आपके मन में नहीं है कि नहीं, हमारा ये एम ही नहीं है अवेयर करना? आई एम वेरी वेल अवेयर कि सिनेमा एक्चुअली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। उसका रीच जितना बड़ा है, बहुत सारे लोग उसे इम्पोर्टेंस नहीं देखते हैं बिकॉज इट बिकम्स अ मोड ऑफ एंटरटेनमेंट, बट दैट मोड ऑफ एंटरटेनमेंट भी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हर इंसान अपनी अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। फॉर बहुत लोगों के लिए सिनेमा इज एस्केपिस्ट, दे ओनली वांट टू हैव फन एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम, दैट इज हाउ दे टेक इट। एंड वो भी सिनेमा करेक्ट है और ये भी करेक्ट है बिकॉज ये इतने लोगों तक पहुंचता है एंड जो ऑडियो विजुअल मीडियम है इट इज सो एंगेजिंग, यू नो। सो एज अ फिल्म मेकर, एज अ पार्ट ऑफ द फिल्म मेकिंग फ्रेटर्निटी, आई फील ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वी ऑल्सो मेक फिल्म्स लाइक दीज। बिकॉज अगर 100 लोग नहीं देखेंगे, 5 लोग भी देखेंगे, उनपे कुछ तो असर होगा ना इस जो ये फिल्म बोलना चाहती है। एंड the pace of the film, I have to trust my writer and director कि वो जो बोलना चाह रहे हैं, उनकी जो फिलॉसफी है वो पहले मुझे समझना है, एंड ओनली अगर मैं उससे कनेक्ट कर सकती हूँ आई विल डू जस्टिस टू इट। सो इट इज नॉट अबाउट कटिंग द फिल्म, इट्स अबाउट वो क्या सोच, उन्होंने कुछ सोच के ये फिल्म बनाई है, एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ब्रिंग आउट दैट विजन। And it is this kind of filmmaking is as important as having a masala film, because वो भी जरूरी है, वो हम लोग भी देखते हैं। हम लोग at the end of the day, after a long tiring day, sometimes it is fun to watch masala film also. ये सवाल आप बाकी लोग भी इसका जरूर जवाब दें। ये मेरे लिए सबसे खास सवाल है कि क्या फिल्मों का असर होता है। दूसरा, शेरनी का लोगों पे असर कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको लेके आपके दिमाग में क्या विचार है या क्या चाह है? आई थिंक काफी रेस्पॉन्स तो आया आया है लोगों से।
एंड मेरे लिए काफी अनएक्सपेक्टेड था कि इतने सारे लोग, काफी लोग, कोई लोग इलाहाबाद से फोन किए, कोई लोग केरला से, कोई सऊदी अरेबिया से फिल्म देखने के बाद फोन करके बात किए थे। तो आई वॉज रियली प्लेसेंटली सरप्राइज दैट वो जो सेंसिटिविटी है जो लोगों में, वो अभी भी अलाइव है। और चेरनी जैसा फिल्म उनको उनको कुछ तो उनके सोच में थोड़ा सा कुछ चेंजेस या टच किया उनको। सो और जैसा दीपिका ने बताया, इट इज अ वेरी पावरफुल मीडियम, और आपको विदाउट बीइंग प्रीची बहुत सारी चीज आप बोल सकते हो जो लोग एक्सेप्ट भी कर सके। अमित जी, आस्था जी, आप भी बताएं। आई थिंक सिनेमा की पावर उसकी सिंप्लिसिटी में है। आपको 10 किताबें 15 किताबें क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट में के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक अच्छी वेल रिसर्च फिल्म देखते तो आपको एक सिंपली जो एक बेसिक बहुत रूडिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक की, वो समझ आती है, वो आपके सबकॉन्शियस में जाती है, आप उसके बारे में सोचने लगते हैं। और ये आई थिंक सिनेमा की सुपर पावर है, बिकॉज इट इज ऑल्सो एन एजुकेशनल टूल। इट मेक्स यू थिंक, एंड इट इज ऑल्सो, आई थिंक बहुत जरूरी है, इट इज अ medium that opens up conversations that so many people are in writing to me and trying to communicate with me कि हमारे साथ ये हुआ ये सिचुएशन। एक लैंग्वेज मिल जाती है लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए, और ये मेरे को लगता है सिनेमा की एक बहुत यूनिक एबिलिटी है, टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स आइडिया एंड टू प्रेजेंट इट इन अ वे दैट लोग इसके बारे में, इसको समझ सके, इसके बारे में सोचने लगे और डिस्कस करें। मैं तीनों से सहमत हूँ, बिकॉज सिनेमा में आप कहानी भी इमोशंस के साथ बताते हो। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स आइडिया इमोशन के साथ, और आपके सामने कैरेक्टर्स हैं जो इसको बता रहे हैं, तो इट्स लाइक बच्चे को जब आप कहानियां सुनाते हो बचपन में, तो वो कहानियां अभी भी याद रहती हैं। तो ये वैसे ही है, ये वही वैसी टाइप की कहानियां सिनेमा से बहुत लोग इंस्पायर हो जाते हैं। कुछ भी, मतलब इट कैन बी हेयर स्टाइल से लेके कपड़े पहनने के ढंग से लेके इवन आइडियाज, ये सब हमारे कल्चर में सिनेमा के थ्रू ही आए हैं। मेनली सिनेमा, म्यूजिक। तो आई थिंक दैट सिनेमा बहुत ही पावरफुल मीडियम है, और इसका यूज अच्छे के लिए भी किया जा सकता है, बुरे के लिए भी किया जा सकता है। और अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए भी देख रहे हो, फिर भी आप उसमें से चीजें ले रहे हो अपने लाइफ में। आप सीखने के लिए भी देख रहे हो, तो उसमें से आप चीजें ले रहे हो। तो ये इट्स लाइक अ वेरी, वन शुड बी वेरी केयरफुल कि ये मीडियम कैसे, इससे क्या इसका यूज हो रहा है सोसाइटी में। आस्था जी, आगे आपका राइटिंग का क्या इरादा है? आप ज्यादा लिखा करेंगी या क्या? क्योंकि अच्छा राइटर सिनेमा में अगर आता है तो बहुत कम होती है संख्या उनकी, तो आपका क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी? या फर्स्टली थैंक यू कि आपको लगा कि मेरी राइटिंग अच्छी है, बट अभी मैंने, ये पहला स्क्रीन प्ले है जो एक्चुअली बन गया है, बट मेरे थोड़े आइडियाज पहले के भी हैं जो मैं लिख रही थी, जिस पे काम कर रही थी, तो होपफुली जल्दी कुछ और भी बनाने की कोशिश होगी। मेरा एक आखिरी सवाल है, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कोई ऐसा सवाल शेरनी को लेके जो शायद मैं नहीं पूछ पाया, या अभी तक सारी चर्चाओं में उस पर कोई बात नहीं हुई लेकिन होनी चाहिए, तो आप प्लीज उस पर बात करें। अभी तक कोई आई थिंक क्वेश्चन जो, जी जी, आपने काफी कुछ बहुत ज्यादा कवर किया एक्चुअली डिटेल में, तो मेरे को ऐसा कुछ लगने, एक्चुअली ये फिल्म ऐसी है ना कि इसको लिखा ही गया मल्टीपल वॉचेस के लिए है, कि एक बार आप देखेंगे आपको एक उसका फिल्म का सूत्र दिखेगा, दूसरे टाइम कुछ और दिखेगा। तो ये एक ऐसी फिल्म है कि हर बार आप, पजल जैसा है, हर बार आप देखेंगे तो कुछ नया दिखेगा। तो आई होप आगे भी अगर आप एक और कुछ और मल्टीपल व्यूइंग्स करेंगे तो कुछ और इनसाइट्स आपके आएंगे। तो एज अ राइटर मेरे को अभी कुछ और ऐसा लग नहीं रहा।
अमित जी, दीपिका जी, राकेश जी, कोई ऐसी क्वेश्चन जो पूछनी चाहिए हो और पूछी नहीं गई हो अभी तक? आई थिंक एक इंटरेस्टिंग बात किसी ने कहा था कि नोटिस किया था कि वीमेन फॉरेस्ट गार्ड्स के ऊपर कि वो रंग ऑफ फॉरेस्ट गार्ड्स में भी वीमेन का प्रेजेंस है और स्ट्रांग है। तो ये ऑब्जर्वेशन अच्छा लगा मुझे। मुझे लगता है आपने काफी अच्छे सवाल पूछे, हमने कोशिश की सबने जवाब देने की। अगर आपके पास और सवाल है तो बताइए। आई थिंक मेरी तरफ से आई एम क्वाइट हैप्पी। दीपिका जी? आई एम जस्ट वेरी हैप्पी आप लोग किसी ने इस फिल्म को आप लोगों को इतनी पसंद आई एंड यू आर ट्राइंग टू मेक दिस फिल्म रीच मोर एंड मोर पीपल। मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि ये सवाल हमेशा रहता है, कोई भी अच्छा सब्जेक्ट जिस पे फिल्म बनी है उस पे खासतौर पे वो एरिया ऐसा है कि जहाँ पे डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस इतना तेज हो चुका है कि मतलब जैसे मान लीजिए कहा जाता है कि शायद बहुत हजार सालों में जितना हिमालय पिघला या ग्लेशियर्स पिघले उतने पिछले 80 सालों में पिघल गए या 60 सालों में पिघल गए। तो हजारों सालों में जो हुआ उसको हमने 80 साल 70 साल में खत्म कर दिया। जानवरों की स्थिति ये है कि जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो कल जोधपुर में मेरे कोई रिलेटिव थे, उनके घर में 5-7 लंगूर आ गए और वो काफी देर बैठे रहे। यहाँ बंदर आते रहते हैं और रोज हम पढ़ते हैं कि तेंदुए को मार दिया गांव वालों ने, ये कर दिया वो कर दिया। चूंकि हम कंफर्टेबली अपने उसमें बैठे हैं स्पेस में तो हम पढ़ते हैं और डॉक्यूमेंट्रीज बन रही है क्लाइमेट चेंज के ऊपर और हम देख रहे हैं सिनेरियो क्या है। मैं ये पूछना चाहता हूँ एक क्रिएटिव व्यक्ति के तौर पे और एक इंसान के तौर पे कि क्या आपको लगता है ये प्रोसेस इरिवर्सिबल हो चुका है या आप ऑप्टिमिस्टिक हैं अभी भी? क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, इसके ऊपर क्या प्रोसेस हमको लगता है कुछ सभी से सवाल है। हाँ, मेरे को तो लगता है कि ऑप्टिमिज्म होना ही चाहिए अगर कुछ इस एरिया में करना है। तो अगर हम ऑलरेडी ऐसे सोचेंगे कि सब चला जाएगा तो फिर कैसे कुछ कर पाएंगे। तो ऑप्टिमिज्म होना, पॉजिटिविटी थोड़ी अपने अंदर रखना जरूरी है क्योंकि इंडिया एक बहुत यूनिक कंट्री है। आई मीन बहुत कम कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में जिनकी वाइल्ड लाइफ अभी भी इंटैक्ट है। और तो ये हमारी इसके बारे में हमें सोचना चाहिए और थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक ही रखना चाहिए। नहीं तो हम भी जैसे बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें बस जंगल रह गए और कोई जानवर, बड़े बिग कैट्स, कुछ नहीं बचे कुछ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ भी। तो या पॉजिटिव रहना थोड़ा तो जरूरी है सिचुएशन में। आई गेस एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट द ओनली पीपल हु इनहैबिट द अर्थ। जिनको वॉइस नहीं है कुछ बताने के लिए वो भी हैं और वो भी इम्पोर्टेंट है फॉर द वर्ल्ड टू एग्जिस्ट। Like Asta says, we need to be positive, but we also have to be, अभी हमको बहुत cautious रहना पड़ेगा। Every step, from wasting water to plastic to having small plants in the house, every step counts. So as human beings, those are the small positive steps that we can take. We cannot bring back, हम वो glaciers तो वापस नहीं ला सकते हैं, but शायद जो बचा है उसको तो और बचा सकते हैं अभी एटलीस्ट। मुझे लगता है कि a lot of it is also linked to population growth। तो अगर हमें survive करना as a species तो इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा और इसके लिए education भी बहुत जरूरी है। और I think that's one of the main reasons why forest cover is depleting। resources चाहिए इतने सारे population के लिए। तो ये सब आई थिंक उसको लिंक्ड है, ये सारी चीजें एक दूसरे को लिंक्ड है। हमने बात शुरू की थी फिल्म के पहले सीन से, मैं खत्म करूंगा आखिरी सीन पे। वो आखिरी सीन कुछ ऐसा होता है कि एक अजायब घर है जिसमें बहुत सारे जानवर हैं तरह तरह के और भूसे भरे हुए उनके स्किन के अंदर और वो कैरेकसेस है उनके। और
सबकी आंखें ऐसी है, शायद वो आंखें नकली हैं लेकिन वो बोलने वाली आंखें, आप देखो तो शायद आप समाहित हो जाओ, फिर आपको असली वन्य जीव नजर आते हैं, बरसात के छींटे पड़ रहे हैं। तो आस्था जी ने शायद कहीं कहा भी है कि ये सीन इसलिए रखा था क्योंकि आत्ममंथन या सेल्फ रिफ्लेक्शन इंसान कर सके। तो शेरनी फिल्म के साथ तमाम जो डिस्कशन है या लोगों की जो अज्ञानता है, या वो एक फिल्म को एक 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 कहते हैं ना कमोडिटी की तरह कंज्यूम करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उस फिल्म के अंदर गहरा उतरने वाली प्रवृत्ति हमारे अंदर है नहीं। तो उम्मीद है कि दर्शक हैं वो सेल्फ रिफ्लेक्शन वाले मोड में आएंगे, और फिल्म की तरफ अंगुली उठाने से ज्यादा आज जरूरत यह है कि जो दर्शक है वो खुद को एजुकेट करे कि फिल्म देखनी कैसे है, तो वो आलोचना भी अच्छे से कर पाएगा और खराब फिल्मों को भी छांट पाएगा, और अच्छी फिल्मों के पीछे जो मेहनत है, और जितना आसानी से आपको 5 थेसिस नहीं पढ़ने, आप एक फिल्म देखिए, आप अवेयर हो गए, सब आपको पता चल गया, आप इन्फॉर्म्ड हैं, आप डिसीजन ले सकते हैं। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन शेरनी दे सके लोगों को, यही उम्मीद है। और आप सबने बहुत अच्छी फिल्म बनाई, उसके लिए आपका बहुत सम्मान है, और मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको बधाई है, और उम्मीद है अगली फिल्म के समय हम फिर बात करेंगे। थैंक यू। थैंक यू विजेंद्र। Thank you so much. थैंक यू। Thank you.